चौ वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो चौ वर्ग में दोस्तों महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने चौ वर्ग लिखा, चौ, छ, जौ, झौ और यों। तो इसमें दोस्तों 2 और 4 जो होते हैं वो होते हैं हमारे महाप्राण, और 1 और 3, 1, 3, 5 दोस्तों ये होते हैं अल्पप्राण। तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। चौ वर्ग में छ, झ महाप्राण एवं चौ, छ, यों ये हैं दोस्तों क्या? अल्पप्राण। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ख। देख लेते हैं यहाँ पर, ख दोस्तों हो जाएगा अघोष महाप्राण, झ हो जाएगा सघोष महाप्राण, चौ हो जाएगा अघोष अल्पप्राण, र हो जाएगा सघोष अल्पप्राण। कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? दोस्तों ये कितने हैं? 3 हैं। क वर्ग में 3 ग, घ, अंग घोष व्यंजन वर्ण 3 है, यानी कि 3, 4, 5 दोस्तों, तीसरा, चौथा, पांचवा ये दोस्तों होते हैं हमारे घोष, और 1 और 2 होते हैं अघोष। ये आपको बिल्कुल मुहजबानी याद रखना है। घोष व्यंजन दोस्तों परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ड, बिल्कुल मुहजबानी याद रखिएगा। मो हो जाएगा ओष्ठी अल्पप्राण व्यंजन, और चौ हो जाएगा तालव्य अल्पप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों? छ्यों, त्रो, ग्यों और रो। छ्यों, त्रो, ग्यों दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो जाएगा छ्यों, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं च्यों, त्रो, ग्यों और स्रो। ये दोस्तों हैं हमारे कैसे? संयुक्त व्यंजन। ये दोस्तों जो छ है ना, ये क आधा रहेगा, हंत रहेगा और सौ को मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 मानी गई दोस्तों। 4 कौन कौन से हैं? बिल्कुल दोस्तों इन्हें लिख लीजिएगा। छौ देखिए यहाँ पर क और सौ के योग से, त्रो, तो और रो के योग से, ग्यों, जौ और यों के योग से, स्रो हो जाएगा सौ और रो के योग से। हलंत रहेगा वहाँ पर दोस्तों एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल मुहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो प वर्ग दोस्तों होता है ओष्ठी हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। क वर्ग हो जाएगा कंठे, चौ वर्ग हो जाएगा तालु, तो वर्ग हो जाएगा दंते। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंत्यस्थ और ऊष्म, तो 4 दोस्तों हो गए अंत्यस्थ हमारे, 4 हो गए ऊष्म, तो ये हो गए हमारे 8, ऑप्शन नंबर बी। और 52 ध्वनियाँ हैं दोस्तों, 4 अंत्यस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। य, र, ल, व इनको दोस्तों कहा जाता है अंत्यस्थ व्यंजन। य, र, ल दोस्तों ये अंत्यस्थ व्यंजन है, और सौ, सौ, सौ और ह तो ये दोस्तों कहलाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या दोस्तों कितनी है? दोस्तों ये है 5 है। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पर। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या दोस्तों कितनी है? तब आप कहेंगे 5 हैं। कौन कौन से दोस्तों? अंगो, यो, ण, न, मो। इनकी गणना अनुनासिक व्यंजनों में होती है। बिल्कुल मुहजबानी याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें यह झंकृति नहीं होती है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। तो बिल्कुल मुहजबानी याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण दोस्तों कहलाता है अघोष। 1 और 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष। तो ये देखिए पहले और दूसरे दोस्तों ये होते हैं अघोष हमारे। ये अघोष पूरे दिए गए हैं, कोई भी वर्ग दोस्तों उठा लीजिए, पहले दूसरे ये तो वर्ग के हो गए। बाकी यहाँ पर ये 300 हो गए, देखिए 100, 100, 100, इनको भी मुहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ख और घ
ध्वनि किस प्रकार की है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण में 1 3 5 आता है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है। तो अशुद्ध मेल दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो थो धो दो, इसको कहा गया है ओष्ठ। तो ये दोस्तों ओष्ठी में नहीं आता है, क्योंकि ओष्ठी में आता है प वर्ग, ये दंती में आता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर ओष्ठी नहीं होकर ये दंती है। तो वो बाकी देखिए, जो डॉ है सघोष है, अल्पप्राण है, मूर्धन्य व्यंजन है, क कंठी से होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ओष्ठी नहीं होगा, ये दंती होगा। छ तालब भी होगा, महाप्राण है। कनिष्ठ सहायक भर्ती में पूछा गया था, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं, दोस्तों अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया भी गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो सौ और ह, गौ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ह आएगा। ये हो गए 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यह है एक स्पर्श व्यंजन है, जिस गौ दोस्तों क्या है, स्पर्श व्यंजन है, कंठी वर्ग में आता है। और शेष दोस्तों ऊष्म व्यंजन में देखिए यहाँ पर सौ और ह, तीनों 100 हो गए और साथ में ह हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंठी बताना है, य र ल व। तो ये दोस्तों हो जाएगा किसमें, ये दोस्तों आएगा अंत्यस्थ व्यंजन में। चौ छ जौ झ तालब भी आएगा, प फ ब भ ओष्ठी आ जाएगा, क ख ग घ अंगु दोस्तों ये आ जाएंगे कंठी में। बिल्कुल मुहजबानी याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। कंठी दोस्तों कौन सा है, तो क वर्ग हो जाएगा, क वर्ग में क ख ग आ गया ग, प वर्ग ओष्ठी, तो दंते, चौ तालु। आगे बढ़ते हैं। पूरा दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है। क वर्ग में देखिए कंठी हो जाएगा, चौ वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंते, प वर्ग ओष्ठ। यो का उच्चारण स्थान है दांत, मूर्धा, तालु, ईश यज्ञ। ईश यज्ञ दोस्तों किस में आएगा, चौ वर्ग में आएगा। यो ग्यों ये हो गया छोटी बड़ी, और इस शेखर वाला 100 हो गया। तो ये दोस्तों किस में आते हैं, तालु में आते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ दोस्तों बतानी है, तो चौ वर्ग हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। प वर्ग ओष्ठ, ट वर्ग मूर्धा। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। चौ वर्ग चौ छ झ झ ये आ गया यहाँ पर। क वर्ग में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तो क वर्ग हो गया, और अ आ और ह ये दोस्तों हो गए कंठ। चौ वर्ग में ईश यज्ञ, और ये हो गया तालु, चौ वर्ग हो गया ये। ट वर्ग में देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा ट वर्ग हो गया, मूर्धन्य में आता है। एक री हो गया, एक र हो गया, और एक पेट कटा 100 हो गया, ये हो जाएगा मूर्धन्य में। ट वर्ग आएगा दंती में, और लौसो आएगा दंती में। ओष्ठी में ऊ याद रखेगा, और प वर्ग याद रखेगा पूरा। ए आई यहाँ से भी दोस्तों कई बार प्रश्न बनता है। ये वो दोस्तों ना कई बार पूछा गया, निम्न में से दंतोष्ठी ध्वनि कौन सी है, तो वो है ओ औ कंठोष्ठी हो जाएगा, ए आई कंठ तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो वर्ग तो थ द ध तो लो यो दोस्तों यहाँ पर ये दंत्य नहीं है, क्योंकि ये तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो ट दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है, क वर्ग कंठ है, चौ वर्ग तालु, तो वर्ग दंत है। 100 का उच्चारण दोस्तों स्थान पूछा गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा मूर्धन्य 100 इसको कहा जाता है। तो र स और री मूर्धा में याद रखेगा, बाकी ये ट वर्ग पूरा है। दंती में लो याद रखेगा, और 100 याद रखेगा, बाकी ये तो वर्ग पूरा हो गया। कंठी में दोस्तों विसर्ग यानी कि ओह याद रखेगा, हो ओह ओ और हो, तो ओह, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। हो भी याद रख लीजिएगा, और ओह भी याद रख लीजिएगा। ओ आ हो गया, और क वर्ग हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ड का उच्चारण स्थान और वर्ग है, किसमें दोस्तों आएगा, ट ठ ड ढ। तो ट वर्ग है और चौथा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। दंती ध्वनि, दंती में दोस्तों आएगा यहाँ पर हमारा तो वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ओष्ठ, प छ तालु, क कंठ। आगे बढ़ते हैं। लौ और सौ दोस्तों अभी हमने देखा था, लौ और सौ हो जाएगा, दंती वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मुझे लगता है वर्णमाला अच्छे से आपको याद हो गई होगी। दंतोष्ठी में दोस्तों इसे याद रखेगा, वो को। कंठोष्ठी में ओ औ,
कंठ तालु में ए ऐ, ओष्ठी में हो जाएगा उ ऊ, प वर्ग और वर्ण, दंती में तो वर्ग, ये सब याद रखेगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ये सौ दोस्तों जो है ना, ये मूर्धन्य नहीं है। ये दोस्तों कौन सा सौ है? ये तालव्य सौ है। चौ दोस्तों कंठी में नहीं आता है, चौ चौ भी तालव्य है। ये सौ दंती है। ये वाला सौ दोस्तों कैसा सौ है बताऊं? ये सौ है मूर्धन्य वाला। तो सी टेट में पूछा गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों हम ये देख लेते हैं। दंती में दोस्तों तो वर्ग और लौ सौ, मूर्धन्य में री और टो वर्ग रौ सौ, तालव्य ई चौ वर्ग, सेकर वाला सौ यो। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दोस्तों क्या कहते हैं? दंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दंतोष्टि में देखिए दोस्तों वो होगा, कंठोष्टि में ओ औ, मूर्धन्य में री, टो वर्ग और रोसो, प फ ब भ म। दोस्तों ये क्या होते हैं? ओष्टि होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। दंती में तो थो दो धो नो, तालव्य चौ वर्ग, कंठी को वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, य र ल व, य र ल व नहीं होगा, वो होगा। अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन स हो, ओष्टि प फ ब भ म। ब ध्वनि दोस्तों कैसी है? तो ये दोस्तों हो जाएगी ओष्टि प फ ब भ म। आगे बढ़ते हैं। कंठोष्टि में दोस्तों कौन कौन से? ओ औ, बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। बाकी दोस्तों ये सब तो आपको याद हो ही गया होगा। तालव्य में कौन से आएंगे? कोई भी आपसे पूछे। अब प्रश्न दोस्तों देखिए, जैसे मैंने ये लिया ना यहाँ पर, तो निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तीन तो मैं इनमें से लूंगा, एक को डाल दूंगा ये वाला सौ, या कुछ भी डाल दूंगा मौ। तो प्रश्न दोस्तों आयोग भी ऐसे ही करता है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है। एक प्रश्न दोस्तों आयोग 50 तरीके से 50 तरह की परिभाषा बनाकर पूछ सकता है। आयोग ने पूछा भी है कई प्रश्न दोस्तों हम उत्तराखंड में, हिंदी में, जीके में। प्रश्न दोस्तों वही रहता है, थोड़ा दोस्तों आयोग परिभाषा में बदलाव कर देता है दोस्तों आयोग को, क्योंकि यही करना है। बार बार पेपर दोस्तों सिलेबस से ही बनाना है। सिलेबस दोस्तों वही हमारा सिलेबस है। अब हर बार पेपर आयोग अलग अलग प्रश्नों को पूछता ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ ली तो उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं, जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, चाहे उत्तराखंड 40 नंबर की पूछी जाए, 30 नंबर की पूछी जाए, या 15 नंबर की, 20 नंबर की, या 10 नंबर की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उत्तराखंड आपने पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ ली है, तो सभी एग्जाम के लिए लगभग तैयार हो जाता है सिलेबस के अनुसार, अगर आपने पढ़ा है तो। जैसे LT में 10 नंबर की उत्तराखंड है, और जो नॉर्मल एग्जाम है उत्तराखंड के, उनमें 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है। लोअर PCS, RO, RO, इनमें दोस्तों करीब 30-35 के आसपास उत्तराखंड के प्रश्न रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठी ध्वनि दोस्तों प वर्ग हो जाएगा, प फ ब भ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क से लेकर मौ तक यो स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अंत्यस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, तो यो नहीं है, यो अंत्यस्थ व्यंजन है। यो दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन है। बाकी संयुक्त व्यंजन हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएंगे य, र, ल, व। अंत्यस्थ व्यंजन पूछा दोस्तों, देखिए अब बिल्कुल मोहजबानी याद हो जाएगा, य, र, ल, व। देखिए मिल गया ना हमको। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। अब सभी परीक्षाओं के लिए है कि नहीं दोस्तों ये? अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, BED का एग्जाम दे रहे हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं, UTET उत्तराखंड में होता है, UP टेट यूपी के लिए है, UTET उत्तराखंड में है, SC टेट तो सभी के लिए है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से दोस्तों? स और ह। ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है। ऊष्म कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स और ह। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन देखते ही उत्तर ह हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, क्यों हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी हम देख ही चुके हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किसके योग से मिलकर बना है दोस्तों? क और सौ के योग से मिलकर बना है।
अल्प प्राण व्यंजन दोस्तों गौ हो जाएगा। 1, 3, 5 अल्प प्राण है, 2, 4 महाप्राण है। देखिए वीडियो परीक्षा, बीएड परीक्षा, सभी जगह यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब अल्प प्राण दोस्तों देखिए, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है, यानी कि हवा कम निकलती है, तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, बोले तो 1, 3, 5, 135। और इसके अलावा योर और लोवो, ये दोस्तों हमारे अंत्यस्थ व्यंजन जो हैं अल्प प्राण में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर महाप्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है, अधिक वायु निकलती है, तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और सौ, सौ, सौ और ह दोस्तों ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा दोस्तों ये महाप्राण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनि दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर कौन सी है, घ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, अघोष और सघोष। चौ, छ, जौ और डॉ। तो इसमें देखिए दोस्तों इतने एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा चौ, अघोष 1 और 2। ये देखिए इतनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर। पार्श्विक ध्वनि, ऊष्म व्यंजन, सघोष। तो उच्छिप्त दोस्तों इसमें नहीं है। उच्छिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियां हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, तो, थ, द। तो घोष दोस्तों 3, 4, 5 है, तो तीसरे नंबर पर आया है हमारा। व्यंजन संघर्षी है दोस्तों, ऊष्म संघर्षी है, ये हो जाएगा ह। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सौ, 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 हो। पार्श्विक ध्वनि दोस्तों कौन सी है, लौ है। कई बार पूछा गया है, मोह जबानी याद रखेगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वतस्य का स्पर्श करता है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की लौ ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, क से लेकर मौ तक है, तो भैया कितनी है, 25 है। तो ये देख लीजिए, क से लेकर मौ तक, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठी। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। अब दोस्तों 150वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न है हमारा। इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी इससे आगे को हम कल को देखेंगे। स्पर्श व्यंजन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा रहेगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।